ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जो है हम जो 500 क्वेश्चन की हमारी फर्स्ट ईयर के लिए फीटर फर्स्ट ईयर की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 7 हम करने वाले हैं। जो आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इनका पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए आपको इस वेबसाइट पर विजिट करना होगा www.globalit.org। ठीक है, इस वेबसाइट को आप अपने फ़ोन में ओपन कर लीजिएगा। बाकी कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना है इसके पीछे के वीडियोज़ देख लीजिए, मैंने हर एक वीडियोज़ में स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, अगर पूरा प्रोसेस देखना है तो इसके पीछे की वीडियोज़ देख लीजिए, पार्ट 6 पार्ट 5 कोई सा भी, उसमें मैंने बता रखा है कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहाँ पे बिल्कुल आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। आपको यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, जो फिगर है आपका एक ड्रिल बिट का है और यहाँ पे जो यक्स दिखा रखा है इसका मान पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो आपको ड्रिल बिट दिख रही होगी, आपने अगर ध्यान से कभी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यह जो होता है हमारा बॉडी क्लियरेंस होता है। जो साइड में पतली सी बारीक सी रेखा दिख रही है इसको मार्जिन कहते हैं। भाई बारीक सी रेखा उभरी हुई होती है, चमकदार होती है। कभी भी ड्रिल बिट देखोगे तो उसमें एक साइड में किनारे पे एक बारीक सी पतली सी बारीक सी उभरी हुई रेखा चमकदार दिखाई देगी, इसको बोलते हैं मार्जिन। ये जो पतला वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और उसके बाद जो मार्जिन को छोड़ करके शेष जो भाग बच रहा है आपका, इसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस। बॉडी क्लियरेंस इसलिए दिया जाता है ताकि बॉडी क्लियरेंस का मतलब है कि ये जो मार्जिन है पतली से उभरी हुई रेखा है, बाकी इसके पीछे की जो सरफेसेस है उसकी अपेक्षा वो डाउन है। तो इससे क्या होता है कि जब ड्रिल बिट हमारा किसी होल में घूम रहा होता है, तो उस होल से सिर्फ इतनी ही सरफेस जो मार्जिन वाला हिस्सा पतली सी रेखा बस टच करती है, बाकी बॉडी क्लियरेंस पीछे को डाउन कर दिया जाता है जिससे वो उससे टच नहीं करता है। तो इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन कम होता है। आपके होल में पूरी बॉडी अगर खाती है तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, ज़्यादा पावर लगता, इससे फ्रिक्शन कम हो जाता है और पावर भी आपकी कम लगती है, इसलिए बॉडी क्लियरेंस दिया जाता है। और इस पूरे भाग को हम लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड में जो पतली सी बारीक रेखा या मार्जिन है और जो बाकी शेष बच रहा है वो बॉडी क्लियरेंस है। नीचे की बात कर लेते हैं। यह जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे चौड़ा सा त्रिभुजाकार टाइप का, इस हिस्से को फ्लैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैंक। और कभी भी कोई भी टूल हो, चाहे आपकी लेथ मशीन का कटिंग टूल है, चाहे ड्रिल का जो भी टूल है, आपका चीज़ल है, कुछ भी उठा लो आप, तो जब चिप्स काटा जाता है किसी भी जॉब से, जब हम चिप्स काटते हैं तो जो चिप्स निकलता है वो जिस टूल के जिस फेस को टच करते हुए निकलता है, या कह लीजिए टूल के जिस हिस्से को टच करता हुआ चिप्स हमारा बाहर को निकलता है, उस हिस्से को फेस बोलते हैं। कोई भी टूल हो, चाहे ड्रिल बिट हो, चाहे लेथ मशीन का कोई भी टूल हो, चाहे चीजल हो, उसके जिस हिस्से से चिप्स हमारा टच करते हुए निकलेगा, जिस हिस्से पे से टच करते हुए उसे फेस बोलेंगे। तो जब ड्रिल बिट कटाई करता है तो यह वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं? यह वाली जो लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं कटिंग एज। क्या बोलते हैं? कटिंग एज यही कटाई करता है, या इसको लिप भी बोलते हैं। क्या? लिप। यह कटाई करता है। जब यह कटाई करेगा, यह वाला हिस्सा कटाई करेगा, फिर यह वाला करेगा, तो पीछे का हिस्सा है। ठीक है, जब यह कटाई करता है तो चिप्स क्या होता है? यह वाला हिस्सा कटाई कर रहा है, जब यह घूमेगा तो चिप्स इस पे से टच करते हुए जाता है। किस हिस्से से? इस हिस्से से। तो इसलिए इसको फेस बोलते हैं। चिप्स किस पे से टकराते हुए निकलता है? इस हिस्से पे टकराते हुए ऊपर को फ्रूट में से निकल जाता है। तो फ्रूट क्या होता है? फ्रूट चिप्स को बाहर निकलने के लिए स्थान देता है और कूलेंट को अंदर आने के लिए, तो इसलिए इस वाले हिस्से को फेस बोल देते हैं। ठीक है, और यह जो लाइन आपको दिख रही थी ये तो कटिंग एज हो गई, लीप हो गया। उसके अलावा यह जो बॉडी क्लियरेंस वाली लाइन है, यह बॉडी क्लियरेंस था ना, तो यह लाइन क्या बोल देंगे कि बॉडी क्लियरेंस की लाइन है। यह बॉडी क्लियरेंस था तो यह बॉडी क्लियरेंस की लाइन है आपका। और यह क्या है? यह फ्लूट है, तो यह फ्लूट वाली लाइन हो गई। तो बॉडी क्लियरेंस और फ्लूट इन दोनों की लाइन कहाँ मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है। ध्यान से देखना आप, यह बॉडी क्लियरेंस है तो इसके सामने जो लाइन आ रही है इसको बॉडी क्लियरेंस बोल देंगे कि यह बॉडी क्लियरेंस की लाइन है। और यह फ्लूट है तो फ्लूट के साथ वाले जो लाइन दिख रही है फ्लूट लाइन हो गया। तो बॉडी क्लियरेंस की लाइन और फ्लूट की लाइन दोनों जहां एक दूसरे को टच करेंगी उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को बोला जाता है हील। बॉडी क्लियरेंस और फ्लूट वाली लाइन जहां टच करती है वो हील होता है। और हमें पूछ रखा था यह वाला एंगल कौन सा? इसको और इसको। ठीक है, तो यह जस्ट इसके विपरीत है। तो इस एंगल को कहिए, चाहे इन दोनों लिप के एंगल के बीच की बात कहिए, दोनों एक ही है, चाहे इसको कहिए चाहे इसको कहिए। तो यह क्या होगा हमारा? यह दोनों लिप के बीच का एंगल है, एक लिप या दोनों लिप के बीच का एंगल लिप एंगल। दोनों लिप के बीच का एंगल क्या होता है? लिप एंगल होता है। तो चाहे इधर दिखाए, दोनों शीर्षा विमुख है, सेम चीज होगा। तो चाहे इधर पूछे चाहे इधर पूछे एक ही बात है, तो हमारा क्या होगा? लिप एंगल होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। लिप एंगल की जगह यहाँ पे क्या लिख रखा है? पॉइंट एंगल। लिप एंगल भी कह सकते हैं, इसको पॉइंट एंगल भी बोला जाता है।
तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा पॉइंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल टैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। देखिए पिन टेपर है, मीट्रिक टेपर है, मॉर्स टेपर है, जर्नो टेपर है, आपके टेपर के प्रकार। पिन टेपर कहाँ होता है, तो जो हमारे आपने पढ़ा होगा, अगर की वगैरह पढ़ा होगा तो एक राउंड की आपने पढ़ा था। राउंड की कैसे थी, राउंड की इस तरह से राउंड में बनी हुई थी टेपर में, ये जो राउंड की थी इस तरह से राउंड की थी। ये कहाँ यूज किया जा रहा था, तो किसी भी शाफ्ट पर पुली या गियर को लगाने के लिए। जैसे की यूज करते हैं, नॉर्मल की, जी वेट की वगैरह जो आती है, प्लेन की आती है, तो यहाँ पे शाफ्ट और पुली के बीच में यूज करते हैं, उनके जो कह सकते हैं सापेक्ष गति को रोकने के लिए। तो कहीं कहीं पे हम राउंड की भी यूज करते हैं। हालांकि जो राउंड की हमारा यूज किया जाता है ये हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, जी वेट की वगैरह की अपेक्षा यह कम पावर ट्रांसफर कर सकता है। तो यह राउंड की यूज किया जाता है शाफ्ट और पुली के बीच में। कहाँ, शाफ्ट और पुली के बीच में। तो जो ये राउंड की है, ये टेपर में बनी हुई है, तो यही होता है हमारा पिन टेपर, कि जो राउंड की पे हमारा टेपर दिया गया है, कितना टेपर होता है। तो दरअसल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है आपके, तो पिन टेपर जो होता है उसका अनुपात पूछ लेता है। अगर मीट्रिक में बात करें कि मीट्रिक में कितना होता है, तो मीट्रिक में होता है 1/50 का। और ये ब्रिटिश की बात करें कि ब्रिटिश में जो होता है कितना अनुपात होता है इसके टेपर का, तो 1/48 का होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मीट्रिक टेपर हो गया आपका, मीट्रिक टेपर भी होता है। इसमें कई बार जो आपका टेपर का कोण पूछा हुआ, टेपर का क्या एंगल पूछ रखा है कि टेपर एंगल कितना होता है, तो वह होता है आपका 2 डिग्री 51 मिनट और 51 मिनट के लिए एक लाइन होती है 51 सेकेंड, 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड। मॉर्स टेपर की बात करें तो मॉर्स टेपर ही होता है जो आपके ड्रिल टैंक में मैक्सिमम जगह आप जहां भी पढ़ेंगे मॉर्स टेपर ही होता है। चाहे ड्रिल टैंक हो आपका, चाहे रीमर का हो, ठीक है, चाहे आपका सेंटर का, सब में कौन सा होता है, मॉर्स टेपर होता है। इसका अनुपात कई बार पूछ लेता है, 1/20 का होता है। मॉर्स टेपर कहां से कहां तक होता है, MT0 से MT7 तक होता है। यह कितने प्रकार का होता है, तो आप गिन सकते हैं, 0 से 7 तक जाएंगे तो टोटल 8 प्रकार का होता है। ऐसी जर्नो टेपर है आपका। जर्नो टेपर आपका कहाँ होता है, तो जर्नो टेपर जो होती है आपकी वो लेथ मशीन के नोज पर होता है। लेथ मशीन के नोज पर, लेथ मशीन के सिंपल नोज और टेपर नोज दोनों आते हैं। तो लेथ मशीन का जो नोज होता है बाहरी, उस पर जर्नो टेपर कटा होता है। तो यहाँ पे ड्रिल टैंक की बात कर रहा था, तो मॉर्स टेपर आपका सही हो जाएगा। ड्रिल टैंक पे क्या कटा होता है, मॉर्स टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, पंच है, स्लीव है, हथौड़ा है, ड्रिफ्ट है। जो स्लीव है, स्लीव तो आप लोग जानते होंगे, स्लीव कुछ इस टाइप से होता है हमारा, जैसे हमारा ऊपर का ड्रिल बिट होता है उसी आकार कैसे स्लीव होता है, जैसे ड्रिल बिट के ऊपर क्या आकार होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्लीव होता है। इसमें भी यहाँ पे ऐसे होल बना होता है। स्लीव कब यूज करते हैं, कभी कभी क्या होता है, जो हमारा एक तो ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक में हम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर आपकी जो पिलर टाइप की ड्रिल मशीन होती है उसमें डायरेक्ट हम ड्रिल बिट को स्पिंडल में पकड़ते हैं। टेपर सैंक वाली जो ड्रिल बिट होती है उसको हम मशीन के स्पिंडल में ही डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। ड्रिल बिट के ऊपर सैंक पर मॉस टेपर कटा होता है और मशीन के स्पिंडल में अंदर मॉस टेपर कटा होता है। तो इन्हें जब हम डायरेक्ट पकड़ते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे भाई उसमें एक ही साइज पकड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए 18 mm का ड्रिल पकड़ने के लिए है तो सिर्फ आप 18 mm का ही पकड़ पाओगे। लेकिन मान लीजिए आपके ड्रिल बिट का साइज उस होल की अपेक्षा छोटा हो जाता है, मतलब जो हमारा मशीन के स्पिंडल में होल है और जो ड्रिल बिट का साइज है उसकी अपेक्षा पतला पड़ जा रहा है, छोटा। पता चला कि मशीन का अंदर का होल इतना बड़ा है और ड्रिल बिट का जो साइज है आपका थोड़ा पतला है। अब ये इसमें कैसे लगेगा, तो जब पतला हो जाता है तो इसको इसमें सेट करने के लिए इस टाइप का स्लीव आता है। इस स्लीव को पहले ड्रिल बिट के ऊपर चढ़ाते हैं तो इस तरह से उसकी मोटाई बढ़ जाती है, फिर उसको इसके अंदर लगाते हैं। मतलब जब ड्रिल बिट का साइज होल के साइज से कम हो जाए तब स्लीव यूज करते हैं। दूसरा केस भी हो सकता है कि हमारा जो ड्रिल बिट है भाई उसका साइज ज़्यादा हो जाए, ड्रिल बिट का साइज ज़्यादा हो जाए कि अब ड्रिल बिट का साइज ही हमारा ज़्यादा हो गया। अब ये इसके अंदर कैसे आएगा, तो ड्रिल बिट के साइज को बढ़ाने के लिए स्लीव यूज करते हैं, साइज को घटाने के लिए सॉकेट यूज किया जाता है। सॉकेट कैसा होता है, तो देखो सॉकेट इस टाइप से होता है, उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो बड़े साइज का होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कम साइज का होता है।
ऊपर वाला हिस्सा हमारा कम साइज का होता है इस टाइप से, ठीक है। इसमें भी हमारे क्या बने होते हैं, ऐसे स्लॉट बने होते हैं जैसे कि ड्रिल डाल के उसे निकाला जाए। तो अब देख रहे हैं जो ड्रिल बिट बड़े साइज का इसमें लग जाएगा और ऊपर इसका साइज कम है, तो सॉकेट दो हिस्सों में ऐसे बना होता है। फिर अब हमें पतले वाले साइज को इसमें लगा देंगे। तो बड़े से छोटा करने के लिए सॉकेट और छोटे से बड़ा करने के लिए स्लीव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा था कि मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए, तो वह होता है हमारा ड्रिफ्ट। क्या होता है, ड्रिफ्ट होता है। ड्रिफ्ट का एंगल भी कभी कभी पूछ लेता है, तो जो ड्रिफ्ट का एंगल होता है वह 8 डिग्री 19 मिनट होता है। 8 डिग्री 19 मिनट का एंगल होता है जो ड्रिफ्ट पे टेपर होता है। ड्रिफ्ट हमारी कुछ इस टाइप से टेपर में बनी होती है, ऐसे ही होता है ड्रिफ्ट हमारा टेपर में। तो हम क्या करते हैं, ये इसमें इस ड्रिफ्ट को डालते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्रिल बिट इसके अंदर पड़ी होगी तो ड्रिल बिट यहाँ तक आई होगी, इसका ऊपर वाला टैंक वाला हिस्सा यहाँ होगा। तो जब इस टेपर हिस्से को इसमें डालते हैं, धीरे धीरे ठोकेंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसकी चौड़ाई बढ़ती जाएगी, तो ड्रिफ्ट जो ड्रिल बिट है उस पर दबाव पड़ेगा और ड्रिल बिट आसानी से मशीन से बाहर आ जाती है। तो वही चीज़ क्या जाता है, ड्रिल और सॉकेट को अगर हमें मशीन की स्पिंडल में से बाहर निकालना है तो किसका यूज करेंगे, ड्रिफ्ट का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम बताइए। टैप रेंच, टैप क्या होता है, आपने दो चीजें सुना होगा, डाई और टैप। जो डाई होता है हमारा वह एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है, एक्सटर्नल थ्रेड काटने के लिए, मतलब बाहरी चूड़ी काटने के लिए, किसी पाइप के ऊपर चूड़ी काटनी है, बाहरी थ्रेड काटनी है तब। टैप कब यूज करेंगे, इंटरनल थ्रेड काटने के लिए, जैसे किसी नट के अंदर थ्रेड काटना है, किसी होल के अंदर थ्रेड काटना है, तब टैप यूज करते हैं। तो यही टैप की बात कर रहा है कि प्रतिबंधित स्थान, जहाँ सही से जगह नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे सकरा जगह है, उस जगह के लिए हमें उपयुक्त स्थान नहीं है, वहाँ पे कौन सा टैप रिंच यूज करेंगे। कि मतलब टैप को पकड़ के घुमाने के लिए टैप रिंच आता है। टैप को पकड़ करके घुमाने के लिए, जिससे कि थ्रेड काटा जा सके, तो उसको पकड़ के घुमाने की जरूरत पड़ती है। टैप को जिस चीज़ में पकड़ा जाता है उसको टैप रिंच कहते हैं। तो कौन सा वाला टैप रिंच यूज करेंगे, तो वह होता है आपका टी हैंडल टैप रिंच। क्या होता है, टी हैंडल। इसमें क्या होता है, ऊपर टी टाइप मतलब हैंडल लगा होता है इस तरह से, और इसमें फिर होता है हमारा टैप रिंच जैसे गहराई में, और इसमें हम टैप को पकड़ते हैं। तो क्या होता है, किसी गहराई वगैरह में या प्रतिबंधित स्थान में गहराई में अगर हमें टैप को यूज करना है, तो टैप को इसमें पकड़ के और आसानी से हम घुमा करके टैपिंग कर सकते हैं। तो टी हैंडल टैप रिंच होता है प्रतिबंधित स्थान पर उपयोग करने के लिए, या कहीं गहराई में करना हो तब बीसी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो नीचे न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो M10 दे रखा है, तो M से मतलब होता है मीट्रिक। M किसको डिनोट कर रहा है, मीट्रिक थ्रेड को। जो 10 होता है हमारा, ये मेजर डायमीटर को करता है। अभी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो यहाँ पे M है इसका क्या मतलब है, तो ये M जो है ये मीट्रिक थ्रेड को बताता है। किसको बताता है, मीट्रिक थ्रेड को। जो 10 है वह किसको डिनोट कर रहा है, तो यह मेजर डायमीटर को डिनोट करता है। दो होता है ना, मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर और एक पिच डायमीटर होता है। ठीक है, तो जो 10 ये किसको दिखाता है, हमेशा ये मेजर डायमीटर को दिखाता है। इसके आगे जो है 1.5 ये आपको पिच प्रदर्शित करता है। किसको, पिच को। तो ये आपको ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ। तो मेजर डायमीटर को और वो पिच को प्रदर्शित करता है। अब हमें इसकी मदद से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना टैप ड्रिल की गणना करना कि जो हम टैप लेंगे वो किस साइज का होना चाहिए। तो एक फार्मूला होता है, शायद आप लोगों को याद होगा, TDS, टैप ड्रिल साइज, कि किस आकार का छेद करेंगे, किस आकार का साइज का ड्रिल बिट लेंगे अगर हमें टैपिंग करनी है इस साइज का। तो TDS मतलब टैप ड्रिल साइज। TDS को क्या बोलते हैं, टैप ड्रिल साइज बराबर होता है TS। TS का मतलब होता है टैप साइज, टैप साइज। TS माइनस 2D। D क्या है हमारा, तो D है डेप्थ। D मतलब डेप्थ होता है, गहराई होता है। किसका गहराई होता है, थ्रेड का। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है हमारा, इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। TS है माइनस 2D है। TS जब कुछ भी ना बोले तो, ठीक है, क्वेश्चन में तो नॉर्मल हम ऐसे सॉल्व करते हैं। TS माइनस 2D की जगह क्या हो जाएगा, तो D बराबर होता है 0.61 P। P का मतलब होता है पिच। तो ये हो गया हमारा -2 × D की जगह रख लेंगे
0.61 इंटू पी। पी का मतलब क्या है? तो पी का मतलब है पिच। पी से क्या है? पिच है। यह कब रखते हैं? डी बराबर 0.61 पी तब रखते हैं जब मीट्रिक थ्रेड हो। जिन्होंने स्क्रू थ्रेड वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें मीट्रिक थ्रेड में बताया गया था कि मीट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वह 60 डिग्री होता है और मीट्रिक थ्रेड की जो गहराई होती है वह 0.6134 इंटू पी होता है। मीट्रिक थ्रेड की गहराई होती है। तो उसी का हम 2 अंक लेते हैं, 0.61 ले लेते हैं। अगर ये ब्रिटिश में पूछ रहा होता तो ब्रिटिश वाला आपने पढ़ा होगा BSW या कोई भी BSP जो भी है, BSF है, जितने भी ब्रिटिश स्टैंडर्ड वाले हैं उनका जब भी आप पिच की डेप्थ निकालते थे, गहराई निकालते थे थ्रेड का, तो वह होता था आपका 0.6403 इंटू पिच। किसका? ब्रिटिश वाले का। तो ये तो मीट्रिक के लिए हो गया। अगर वो ब्रिटिश की बात कर रहा होता तो सेम यही फार्मूला होता, बस हम क्या करते हैं यहाँ पे 0.6 की जगह हम क्या ले लेते हैं 0.2 अंक लेते हैं, उसमें क्या 64 है, 64 इंटू पी। अगर ये 61 की जगह 0.64 रख देंगे तो ब्रिटिश में मान निकल जाएगा और अगर 0.61 रखेंगे तो मीट्रिक में निकलेगा। तो चूंकि यहाँ मीट्रिक में दिया हुआ है तो मीट्रिक वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से लेते हैं टैप साइज आपका क्या है? तो टैप साइज मतलब ये जो पहला है मेजर डायमीटर 10 है, 10 रख लेते हैं, -2 इंटू 0.61 इंटू पी। पिच कितना दे रखा है? तो मैंने बताया था जो आगे वाला हिस्सा पिच को दिखाता है 1.5। बहुत ही आसान है। टैप ड्रिल साइज TDS बराबर हो गया आपका ये चीज़। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस ये 2 है, ये 1.5 है, 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0.6 इज इक्वल टू आगे क्या हो जाएगा 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 छेक 18, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। अब इनको माइनस कर लीजिए, 10 में से 0 लगा लेते हैं, इसमें से घटाना क्या है मेरे 0.83। ठीक है, 1.83। यहाँ पे क्या होगा, इससे उधार लेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा 1 आएगा, यहाँ दशमलव होता है दशमलव, एक उधार ले लिया था तो यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 8.17 mm। यह आ गया हमारा टैप ड्रिल साइज। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख रहे हैं 8.75 है, 8.2 है और इसमें भी 8.2 है और 8.65 है। ठीक है, यह थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रखा है। यह ऑप्शन मान लीजिए 8.7 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 8.7। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 8.17, तो यह जो है 2 के करीब है ना, 0.2, 8.2 और 8.17, मतलब इसमें 0.03 जोड़ देते तो ये 0.2 को हो जाता, तो यह इसके करीब है, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्जैक्ट तो हमारा यही सही होगा, लेकिन जब ऑप्शन नहीं मिला तो इसके करीब क्या है, तो ये देख रहे हैं इसमें बहुत मामूली सा फर्क है 0.03 का, तो इसीलिए हम ऑप्शन ए सही कर देंगे। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? फीड का मतलब होता है जब ड्रिल कर रहे होते हैं हम, तो जब ड्रिल बिट हमारा एक चक्कर घूम रहा है, ड्रिल बिट एक चक्कर घूमता है, तो एक चक्कर घूमने पर वह जिसमें हम ड्रिल कर रहे थे उसमें कितना प्रवेश किया। जब ड्रिल बिट एक चक्कर घुमा तो वह जिसमें हम छेद कर रहे थे, जो हमारा जॉब था, जॉब के अंदर ड्रिल बिट कितना प्रवेश किया, वही उसकी फीड होती है। एक चक्कर घूमने पर कितना mm ड्रिल बिट अंदर घुस गया, आ रही बात समझ में? ड्रिल के एक चक्कर घूमने पर ड्रिल बिट कितना mm जॉब के अंदर घुसा, वही उसका क्या होता है, फीड होता है। तो किसमें कैसे पता चलेगा एक चक्कर में कितना mm अंदर गया, मतलब mm प्रति चक्कर। तो ऑप्शन देखेंगे आप, तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा mm प्रति रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब चक्कर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, क्या वर्नियर कैलिपर आपको सामने दिख रहा होगा, इसके सारे पार्ट के नाम ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि ये जो हमारा एक्सटर्नल जॉ होता है, एक्सटर्नल में भी यह क्या है, फिक्स्ड एक्सटर्नल जॉ है, जो कि फिक्स्ड रहता है, ये घूमता नहीं है। और जबकि इधर वाला जो होता है यह क्या होता है, मूवेबल होता है, ये आगे पीछे मूव कर सकता है, घूम सकता है। यह भी एक्सटर्नल जॉ है लेकिन मूवेबल वाला है, जो घूमता है। ठीक है, ऐसे ऊपर भी है फिक्स्ड इंटरनल जॉ है, इंटरनल जॉ, और यह क्या है आपका, यह मूवेबल इंटरनल जॉ, मूवेबल इंटरनल जॉ। ठीक है,
एक्सटर्नल है मतलब बाहरी माप लेने के लिए यूज किया जाता है, इंटरनल है या आंतरिक माप लेने के लिए यूज किया जाता है। जो सबसे पीछे दिखा रखा है इसको बोलते हैं डेप्थ बार। क्या बोलते हैं? डेप्थ बार। यह किस लिए होता है? तो गहराई मापने के लिए। तो आप कह सकते हो वर्नियर कैलिपर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बाहरी माप को भी मापता है, आंतरिक माप को भी मापता है और अपने डेप्थ बार की मदद से गहराई को भी माप सकता है। कई बार क्वेश्चन में ये भी एग्जाम में आए हुए हैं कि कौन सा ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो बाहरी माप, आंतरिक माप और गहराई तीनों को माप सकता है, तो वह आपका वर्नियर कैलिपर है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका ऑप्शन सी है डेप्थ बार, सी सही हो जाएगा। बाकी यह जो होती है आपकी यही मेन स्केल होती है, इसको बीम भी बोलते हैं, और यह जो आपका वर्नियर स्केल होती है, ठीक है, या स्लाइडिंग यूनिट भी बोला जाता है। और यहीं पे आपका जो थंब लीवर क्वेश्चन में दिया हुआ है यहीं पे होता है, थंब लीवर लगा होता है, इसको हाथ से हम घुमाते हैं तो यह हमारा जो है आगे पीछे सरकता है, ऐसा गोल गोल हाथ से घुमाते हैं थंब से, इसीलिए थंब लीवर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की प्रसिद्धता क्या होती है। देखिए आप लोग जानते होंगे जो कॉम्बिनेशन सेट होता है हमारा वो मेन 4 चीज़ों से बना होता है। सबसे मेन तो होता है स्टील रूल, स्टील रूल के साथ होता है हमारा प्रोटेक्टर हेड और होता है हमारा सेंटर हेड और स्क्वायर हेड। ये 4 चीज़ें मेन होती हैं हमारी किसमें? कॉम्बिनेशन सेट में। इसका साइज किससे लिया जाता है? तो कॉम्बिनेशन सेट का साइज उसके स्टील रूल से लिया जाता है। यह स्टील रूल 20 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर की लंबाई में मिलती है। ठीक है, तो उसका साइज किससे लिया जाएगा? कॉम्बिनेशन सेट का स्टील रूल से लिया जाएगा। प्रोटेक्टर हेड, प्रोटेक्टर का मतलब चांदे से मतलब है यह कोण मापने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर हेड। और जो आपका सेंटर हेड है, नाम है सेंटर हेड और निकालेगा भी है क्या? सेंटर। किसी राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए। ठीक, स्क्वायर हेड में क्या होता है? स्क्वायर हेड हमारा कुछ इस टाइप से बना होता है, एक साइड बिल्कुल सीधा होता है और दूसरे साइड हमारा 45 डिग्री पे होता है इस टाइप से। तो एक साइड जो होता है 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए और 45 डिग्री का, मतलब दोनों के लिए 90 डिग्री और 45 डिग्री दोनों कोण को यह चेक कर सकता है कौन? स्क्वायर हेड। ठीक है, तो ये चीजें हमारी होती है। तो यहाँ पे पूछा था प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है, एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी से मतलब क्यों कितना मिनिमम आप ले सकता है, तो वह होता है हमारा, अभी मैंने आपको बताया 1 डिग्री तक का। भाई चांदी के द्वारा 1 डिग्री तक का तो कोण मापेंगे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी क्या है? ठीक है, तो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वो 0.002, ठीक है, mm प्रति 10 mm में होती है। ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में। इस एक्यूरेसी को जरूर ध्यान रखिएगा। ट्राई स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, ट्राई स्क्वायर कुछ इस टाइप से होता है आपका, ऐसे होता है ना, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इसका यूज किस लिए होता है? तो इसका यूज होता है किसी भी ऐसे लगा करके हम चेक करते हैं, किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक कर सकते हैं, किसी जॉब के 2 सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर है या नहीं, इसको भी इसकी मदद से चेक किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वो 0.02 mm प्रति 10 mm में होती है। नेक्स्ट है निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। देखिए निशान दिखाने के लिए मतलब निशान को पक्का करने के लिए आपने पढ़ा होगा, मेन हमारे 3 पंच, जनरली हम 3 पंच का बार बार नाम लेते हैं, प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच। प्रिक पंच का एंगल जो होता है हमारा प्रिक पंच का जो एंगल होता है वह होता है 30 डिग्री, जबकि जो डॉट पंच होता है, डॉट पंच का एंगल 60 डिग्री होता है और सेंटर पंच का जो एंगल होता है, सेंटर पंच, उसका एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, प्रिक पंच का एंगल 30 डिग्री, इसका मतलब एंगल कम है तो इसका पतला होल बनेगा। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है डिवाइडर के नोक को स्थान देने के लिए, कि पॉइंट को, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। ठीक है, स्थान देने का मतलब है जैसे कोई मान लीजिए मेटल का पीस है,
भाई आप कॉपी पे क्या करते हो, कॉपी पे आपको सर्कल बनाना है, आप डिवाइडर या कंपास लेते हो, उसकी जो नोक होती है, जो पॉइंट होता है, उसको कॉपी में चुभो देते हो हल्का सा, फिर घुमाते हो ताकि वो हिले ना। पर अगर मेटल पे आपको वृत्त बनाना, मेटल तो बिल्कुल भाई टाइट होगा, उसमें ऐसा तो नहीं कि आप हाथ से दबाओगे और डिवाइडर की नोक अंदर चली जाएगी। तो मेटल पे अगर आप वृत्त बनाना चाहोगे तो वो स्लिप करेगा, इधर उधर खिसकेगा। तो डिवाइडर का पॉइंट इधर उधर खिसके ना, एक जगह फिक्स रहे, इसलिए हम प्रिक पंच यूज करते हैं। प्रिक पंच हल्का सा वहाँ पे निशान लगा देंगे, थोड़ा सा गड्ढा टाइप का बन जाएगा, अब डिवाइडर की नोक को उसमें डाल के आराम से सर्कल बना सकते हैं। डॉट पंच एंगल 60 डिग्री होता है, इसका यूज किया जाता है निशानों को पक्का करने के लिए, निशानों को पक्का करने के लिए। ये कब होता है, जब हम जॉब पे मार्किंग मीडिया लगाते हैं, मतलब चाक का लेप लगा लेते हैं, उसके बाद जब इसमें मार्किंग कर लेते हैं, इसमें क्या मान लीजिए ऐसे हमने मार्किंग कर लिया, अब हेक्सा से जब हम इसकी कटाई करने जाएंगे तो पानी भी गिराते हैं ताकि ब्लेड ठंडी रहे, तो जो हमारा चौक होगा, जो मार्किंग होगा पूरा मिट जाएगा। तो भाई अब हमें कैसे दिखाई देगा, बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्किंग करने के तुरंत बाद डॉट पंच लेते हैं, डॉट पंच का आगे वाला हिस्सा ऐसे बना होता है, नुकीला ना होकर के इसे काट देंगे आप, या थोड़ा सा गुलायम हो जाएगा डॉट जैसा, तभी इसे डॉट डॉट जैसा निशान आता है, इसलिए डॉट पंच कहते हैं। तो ये एंगल 60 डिग्री का होता है। तो मार्किंग करने के बाद हम इसे 3 से 5 mm की दूरी पर, कितने दूरी पर, 3 से 5 mm की दूरी पर इसे ऐसे डॉट डॉट का निशान लगाते जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप पानी गिराओगे भी तो यह चौक धुल जाएगा, निशान धुल जाएगा, लेकिन जो हमने पंच से निशान लगाया हुआ है डॉट डॉट प्रॉपर दिखाई देगा और आसानी से कटाई कर पाएंगे। तो इसने क्या किया, इसने मार्किंग की लाइनों को पक्का कर दिया, या कह लीजिए निशान को दिखाने के लिए हमने यूज किया। और सेंटर पंच, जब ड्रिल बिट हम यूज करते हैं, तो ड्रिल बिट जब किसी जॉब पे होल करना होता है तो ड्रिल बिट स्लिप ना करे, उसके लिए हम सेंटर पंच यूज करते हैं। 90 डिग्री है तो थोड़ा बड़ा होल बनाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डॉट पंच। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन और अच्छा हो और हम आपके लिए ऐसे ही बराबर वीडियो बनाते रहे। ठीक है, बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।